अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर से रिलेटेड है, जिसमें हम एक नाइजीरियन राइटर चिनुआ अचेबे के एक नावल थिंग्स फॉल अपार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन है कि हमारा एक प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है ओकोनकोवो। ओकोनकोवो जो है वो एक ट्रेजिक हीरो है, ठीक है। अब ओकोनकोवो जो है वो 18 साल की उम्र में ही बहुत फेमस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत मशहूर और एक बहुत ब्रेव रेसलर को हराया है। अब वो जो रेसलर था ना, उसको कोई नहीं हरा सकता था। अब ओकोनकोवो ने उसको हराया और वो पूरे गांव में, पूरे विलेज में अपने बहुत फेमस हो गया। ओकोनकोवो की बहुत बड़ी फैमिली है, उसकी मल्टीपल बीवियां हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उसकी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है कि वो बहुत इम्पेशेंट है, यानी बहुत बेसब्रा है। वो किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसमें पेशेंस की बहुत कमी है। कोई भी उसे किसी छोटी सी बात पे भी इंस्टिगेट कर सकता है, उकसा सकता है, और वो बहुत जल्दी भड़क जाता है छोटे छोटे मामलात पर। अब उसका एक और ट्रेजिक फ्लॉ है पर्सनैलिटी का कि वो अनसक्सेसफुल लोगों से बहुत नफरत करता है। जो लोग अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होते उसको वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ओकोनकोवो के जो फादर हैं नोका, वो बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल लाइफ गुजार के इस दुनिया से चले गए थे, जिसकी वजह से लोगों ने उनको बहुत नापसंद किया, और कहीं ना कहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेज ओकोनकोवो में भी अपनी लाइफ में फेस किए हैं। अब ओकोनकोवो जो है वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा नफरत करता है बिकॉज ऑफ हिज अनसक्सेसफुल लाइफ स्पैन। 10 साल पहले उसके फादर की डेथ हो चुकी है, लेकिन आज भी लोग कहीं ना कहीं उसके फादर को उनकी अनसक्सेसफुल लाइफ के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, जिसकी वजह से ओकोनकोवो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करता है, और वो चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो जाऊं कि लोग कहीं ना कहीं मुझे क्रिटिसाइज करना बंद कर दें बिकॉज ऑफ माई फादर। नोका जो है ओकोनकोवो के फादर, वो एक म्यूजिशियन थे, और कभी भी उन्होंने अपनी फैमिली की ज़्यादा सही तरीके से लुक आफ्टर नहीं किया। उन्होंने कभी भी सही से टेक केयर नहीं की अपनी फैमिली की। अब एक रात ओकोनकोवो ख्वाब देखता है और अचानक से उसको एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि भाई कल मॉर्निंग में एक मीटिंग होगी। और जब वो उस मीटिंग में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर बहुत ज्यादा क्राउड जमा है, बहुत ज्यादा लोग जमा है, और वहां पर गांव की सारी कम्युनिटी जमा है। अब गांव के जो मेल हैं, जो गांव की एक पेट्रियार्कल कम्युनिटी है, वो बहुत स्ट्रांग है। अब वो क्यों जमा है? क्योंकि उनके गांव की एक लड़की को मर्डर कर दिया है। किसने? साथ वाले टाउन ने, यानी कि जो एक नेबरिंग विलेज है, साथ वाला इलाका है, वहां के एक लड़के ने उनके गांव की एक लड़की का मर्डर कर दिया है, उसको कत्ल कर दिया है। और गांव के सारे स्ट्रांग लोग यहाँ पे जमा हुए हैं इस सुबह। क्यों? क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहते हैं अपने लड़की की मौत का। अब वो सारे डिस्कशन करते हैं कि भाई अगर हम कोई वॉर इम्पोज कर देंगे नेबरिंग टाउन पे तो हमारे अपने लोग भी मारे जाएंगे, लिहाजा हम कोई डिस्कशन कर लेते हैं और कोई ना कोई पेनल्टी, कोई ना कोई खून बहा या कोई ना कोई ब्लड शेड हम लोग रिसीव कर लेंगे। अब जो मर्डरर है दूसरे गांव का, उसका एक बेटा है इके फ्यूना। अब जो इकमे फ्यूना है ना, वो एज ए ब्लड शेड अमाउंट, यानी कि जब आप किसी के फैमिली मेंबर को कत्ल कर देते हो तो बदले में आप अपना कोई फैमिली मेंबर उनको एज ए ब्लड शेड पेनल्टी दे देते हो। तो अब जो मर्डरर का बेटा है इकमे फ्यूना, वो दे दिया जाता है इस गाँव को फ्रॉम दैट नेबरिंग गाँव, ठीक है। अब जो इकमे फ्यूना है वो बहुत छोटा बच्चा है, तो ऐसे में अब उसको कोई एज ए स्लेव या फिर एज ए किल्ड पर्सन तो नहीं उसे इम्पोज की जा सकती उसके ऊपर पनिशमेंट, यानी ना तो उसको मारा जा सकता है ना उसको स्लेव बनाया जा सकता है। तो उसके बड़ा होने तक ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओकोनकोवो को दे दी जाती है कि भाई ओकोनकोवो जो है वो एक बहुत अच्छे प्रिंसिपल्ड नेचर का इंसान है, तो वो लुक आफ्टर करेगा इकमे फ्यूना की। अब इकमे फ्यूना जो है वो बहुत मासूम था, बहुत छोटा था जब वो इसके पास आया, तो ऐसे में वो इसी को ही अपना फादर कंसिडर करता है, वो इसी को अपनी फैमिली समझता है। इकमे फ्यूना जो है वो इसकी फैमिली के साथ एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जो ओकोनकोवो है उसकी फैमिली रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग भी है। लेकिन एक बात आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि ओकोनकोवो जो है उसने खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल की और खुद को इस हायर स्टेटस तक पहुंचाया है। ये उसने खुद अचीव किया है, उसको इनहेरिटेंस में अपने फादर की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। इकमे फ्यूना जो है वो एडजस्ट हो चुका है ओकोनकोवो के साथ, उसकी फैमिली के साथ। यहाँ पर एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बाय द चिनुआ अचेबे, वो है नवोए। नवोए जो है वो हमारे पास ओकोनकोवो का बेटा है। अब नवोए जो है वो इकमे फ्यूना का दोस्त बन जाता है। अब जो ओकोनकोवो है वो अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को बहुत ज्यादा फिजिकली अब्यूज करता है बिकॉज ऑफ देयर लेजीनेस, बिकॉज ऑफ देयर अ बिट लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, ठीक है। इस तरीके से तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर जाता है। अब इकमे फ्यूना जो है वो काफी बड़ा हो चुका है और अब गांव के लोग सोचते हैं कि भाई हम उसको किल कर देंगे। अब कहीं ना कहीं क्योंकि एज ए पनिशमेंट उसको लाया गया था, तो अब हम इसका मर्डर कर देंगे। देन वो कहते हैं कि भाई ओकोनकोवो जो है ना, उसे नहीं इकमे फ्यूना का मर्डर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इकमे फ्यूना जो है वो ओकोनकोवो को अपना फादर समझता है, ठीक है। लेकिन ओकोनकोवो कहता है कि भाई अगर मैं इकमे फ्यूना को कत्ल नहीं करूंगा तो लोग समझेंगे कि मैं इमोशनली वीक हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि भाई मैं उसे कत्ल करूंगा, आई एम गोना किल हिम, ठीक है। इकमे फ्यूना जो है वो फिर उसको कत्ल कर देता है ओकोनकोवो के हाथों इकमे फ्यूना मारा जाता है। अब गांव का जो एक बहुत ओल्डेस्ट मैन है ना उस ट्राइब का, गांव की जो पंचायत का हेड है ना, उसकी डेथ हो जाती है नेचुरली। और अब जब वहां के कुछ ऐसे रस्म रिवाज हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं, कुछ ऐसे सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं
कुछ ऐसे फॉल्स फेथ हैं जो वहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। अब ओकोंकोवो जो है ना वो फायरिंग करता है ऑन द डेथ ऑफ दैट ओल्ड मैन ऑफ द ट्राइब, ठीक है। अब गलती से ना अब वो उसी ओल्ड मैन के 16 साल बेटे को मार बैठता है अचानक, ये बात आप याद रखिएगा। और ऐसे में ओकोंकोवो को उस गांव से बाहर निकाल दिया जाता है 7 ईयर्स के लिए, यानी कि उसने गांव के एक ओल्ड मैन के बेटे को कत्ल कर दिया और ऐसे में ओकोंकोवो को सजा मिली है कि अब तुम्हें 7 साल के लिए गांव से निकाल दिया जाएगा। उसके घर को जला दिया जाता है और उसको 7 साल के लिए गांव से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। अब 7 साल का अरसा गुजर रहा होता है। अब उस दौरान जो नवाई है ना वो क्रिश्चियनिटी की तरफ बहुत ज्यादा फैसिनेट होने लगता है, बहुत अट्रैक्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने गाँव में ऐसे सुपरस्टिशियस बिलीव्स देखे, ऐसे फेथ देखे कि जिसकी वजह से उसका दिल खराब हो गया था अपने गांव से, अपने गांव के रिचुअल्स से। तो कहीं ना कहीं उसको क्रिश्चियनिटी में सुकून, एक पीसफुलनेस नजर आने लगी और वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे में उसको उसके बाबा बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। जो ओकोंकोवो है वो अपने बेटे नवाई के ऊपर बहुत ज्यादा फिजिकली अब्यूज इंपोज कर देता है। खैर उसके बाद 7 साल का अरसा गुजर जाता है और फिर वो अपने गाँव में वापस आ जाता है। अब इस 7 साल के अंदर ओकोंकोवो का जो गाँव है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वहां पर क्रिश्चियनिटी ने अपनी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली हैं। अब उसके गाँव के अंदर जस्टिस, इक्वलिटी और ब्रदरहुड जैसे कॉन्सेप्ट्स प्रिवेल कर रहे हैं। अब ऐसे में ना अचानक से क्या होता है कि भाई किसी दिन कोई क्लैश आता है, रिलीजियस क्लैश, और जो लोग हैं ना वो दोबारा से, क्यों? क्योंकि उनका बैकग्राउंड तो वही था ना, वो बहुत ज्यादा मतलब एक रिलीजियस एंटी पीपल थे। तो ऐसे में वहाँ की जो कम्युनिटी होती है ना वो चर्च को आग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि चर्च के जो होल्डर्स थे, चर्च की जो अथॉरिटी थी वो मिसबिहेव कर बैठी किसी एक मामले में उन लोगों के साथ, उस गाँव की लोकल कम्युनिटी के साथ। अब ओकोंकोवो समझता है कि भाई ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अब मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया है अपने गाँव की उसी ट्रेडिशंस को, उसी कल्चर को रिस्टोर करने का। अब ओकोंकोवो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और उसके बाद वो कोशिश करता है कि मैं किसी तरीके से अपने गांव को दोबारा से रिवाइव कर सकूं, अपने पुराने रिचुअल्स को रिवाइव कर सकूं, लेकिन वो फेल हो जाता है। अब गुस्से में आके ना वो उन्हीं क्रिश्चियनिटी के होल्डर्स के एक बंदे को मार देता है। अब उसके बाद ओकोंकोवो जो है उसको पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि उसने क्रिश्चियनिटी के एक अथॉरिटी होल्डर को मार दिया है। लेकिन ओकोंकोवो जो है वो उनके हाथों नहीं मरना चाहता, तो ऐसे में वो सुसाइड कमिट कर लेता है। अब जब वो सुसाइड कमिट करता है तो उस गाँव का एक रिचुअल है, एक रिवाज है कि भाई अगर कोई बंदा खुद की जान खुद लेगा तो ऐसे में हम उसके लास्ट फ्यूनरल रिचुअल्स जो होते हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगे, इनकी उसकी लास्ट रसूमात अदा नहीं करेंगे। तो ऐसे में ना यहाँ पे चिनुआ अचेबे ये बात करें कि देखो एक बंदा जिसने उनके ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के लिए इतना कुछ किया, अब क्योंकि उसने सुसाइड कमिट कर लिया तो उसके गांव के अपने ही लोग, उसकी कम्युनिटी के अपने ही लोग उसके लास्ट रिचुअल परफॉर्म करने से पीछे हट गए हैं। फिर उसके बाद वही जो क्रिश्चियनिटी के अथॉरिटी होल्डर होते हैं वो ओकोंकोवो के लास्ट रिचुअल्स परफॉर्म कर देते हैं और यहाँ पे हमारा ये नॉवल खत्म हो जाता है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट थीम की बात करें तो हमारा पहला थीम है मस्कुलिनिटी का। बेसिकली वहाँ पर पैट्रियार्की थी, मेल डोमिनेंसी थी। जिस तरीके से ओकोंकोवो अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को फिजिकली अब्यूज करता था, उनके ऊपर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज करता था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर का इंसान था। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी प्रमोट हो रही थी विद द पैसेज ऑफ टाइम। देन हमारे पास ट्रेडिशन एंड रिलीजन का कॉन्सेप्ट है कि ट्रेडिशन में इंसान किस हद तक रिजिडिटी की तरफ जाता है कि भाई वो अपनी एक बेसिक सोचने समझने की सलाहियत से भी महरूम हो जाता है। रिलीजन को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। लोग जब सोचने समझने लगे, उनके ऊपर साइंटिफिक रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया, इम्पोज हुआ, तो वो कहीं ना कहीं रिलीजन को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने लगे, रिलीजन का, क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस करने लगे। जैसे ओकोंकोवो का अपना बेटा नवोई जो है वो क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस कर बैठा। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देखी थी अपने उस रिचुअल्स में, अपने उस ट्रेडिशन में जो उसके बाबा फॉलो कर रहे थे। हमारे पास पोस्ट कॉलोनियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म से पहले ना अफ्रीकन के बाद कोई ना कोई रिलीजन होता था, बट जब उनके ऊपर कॉलोनियलिज्म आई तो फिर उन्होंने बहुत बुरे हालात देखे, उनका रिलीजन उनसे छीन लिया गया। तो ऐसे में जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, अफ्रीकन लिटरेचर, वो बहुत ज्यादा क्रैशेस वाला है। देन हमारे पास ट्रेजिक हीरो का एक कॉन्सेप्ट है। अरिस्टोटल ने दिया था ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट कि भाई उसका एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ओकोंकोवो जो है वो हमारा प्रोटैगनिस्ट था, वो हमारा हीरो था, बट देखो उसके साथ एंड में जाके बहुत बुरे एंडिंग हुई। क्यों? क्योंकि उसके ट्रेजिक फ्लॉ था, उसके अंदर कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर थे जिसकी वजह से उसने ये ज्यादा क्लैशेस फेल किए। सो होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस नॉवल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।